नमस्कार बंधुओं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में। बीए की 5th सेमेस्टर में जब आप पहुंचते हैं पहली बार, तो आपको एक सब्जेक्ट के 2 पेपर पढ़ने होते हैं। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आप 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेते हैं, एग्ज़ाम आप दे चुके हैं अभी, और आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं 5th सेमेस्टर में पहुँच चुका हूँ। 5th सेमेस्टर का मतलब होता है 3rd ईयर में आप पहुँच चुके हैं, चूँकि 3rd ईयर में आपको 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के बारे में जानना है बेसिकली। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर हमको एक प्रश्न छोड़ना पड़ेगा पहले की भांति। बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, यानी अब आपके मेजर सब्जेक्ट जो होंगे 2 होंगे, माइनर का पेपर नहीं होगा। इसके साथ ही साथ को करिकुलर का पेपर आपका होगा 5th सेमेस्टर में। को करिकुलर कोर्स के रूप में एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, लेकिन ये तो आपको देना ही पड़ेगा। बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, सभी में आपको देना पड़ेगा। लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे कि आप हिंदी सब्जेक्ट लें या आप जियोग्राफी सब्जेक्ट लें, हालांकि हिंदी के साथ संस्कृत आपका 3rd ईयर में अगर है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हिंदी के साथ संस्कृत लेने का फ़ायदा ये होगा कि आप टीजीटी पीजीटी की परीक्षा भी दे पाएंगे। अगर संस्कृत नहीं होता है तो केवल आप नेट जेआरएफ की पेपर दे सकते हैं। तो ये तमाम प्रकार के जो डाउट्स होंगे, ये सब आपके एक दूसरा चैनल हमारा है को करिकुलर मास्टर नाम से, उस पर मैं अवेलेबल करवाता रहता हूँ ऐसी जानकारी, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो वहाँ पर आपको मिलेंगी आपके कैरियर से संबंधित। तो आप को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहरहाल पॉइंट पर आते हैं। हम लोग चर्चा करेंगे न्यू सिलेबस के बारे में। 2024 और 25 की जो परीक्षाएं हैं, जो नवंबर दिसंबर से प्रारंभ होकर के और जनवरी फरवरी तक होंगी, लगभग 3-4 महीनों में सभी विश्वविद्यालय अपनी परीक्षा कंप्लीट करवा लेंगे। तो 5th सेमेस्टर में यानी कि 3rd ईयर में जब आप पहुंचते हैं तो हर एक सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर देने होते हैं, जिसमें पहला पेपर जो है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य का या हिंदी का जो पहला पेपर है उसमें आपको क्या पढ़ना है? उसमें आपको पढ़ना है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना के बारे में। देन सेकंड पेपर के बारे में आपको जो पढ़ना पड़ेगा, हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। हिंदी के राष्ट्रीय काव्य को लेकर के लगभग 10-12 क्लास जो है उसकी अवेलेबल मैंने करवा दी थी। जो कविताओं की व्याख्या वगैरह मैंने विस्तार से करवा रखी है, तो अगर आपने नहीं देखा तो हिंदी के राष्ट्रीय काव्य वाली वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, कविताओं की व्याख्या लगभग 7-8 चैप्टर 8 चैप्टर करवा रखे हैं, और उसके आगे मैं करवा दूंगा। 2024 की वीडियोज़ हैं, आप उनको देख लें। पुरानी वीडियोज़ 5th सेमेस्टर की पढ़ी होंगी, साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना की भी। लेकिन यहाँ पर मैं एक नए तरीके से डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको और भी इफेक्टिव तरीके से पढ़ाने का प्रयास अब की बार करने वाला हूं। मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लास और ऐसे तमाम प्रकार की मैराथन क्लास, और इसके अलावा चैप्टर वाइज क्लासेस आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट में मिलती रहेंगी। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से चैप्टर्स हमको पढ़ने होंगे और किस तरीके से हम उसका अध्ययन करेंगे। ये सिलेबस जो है, ये पाठ्यक्रम जो है सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक प्रकार से है। आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं दुनिया के या ऐसे कॉलेज जो कि एक प्रकार से, या ऐसे यूनिवर्सिटी जो कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और एक प्रकार से वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, यानी उनकी परीक्षाएं सेमेस्टर वाइज हो रही हैं, हालांकि सभी की हो रही है लगभग में। जैसे जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जैसे बीएचयू हो गया, एएमयू हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया। इलाहाबाद में 2 है, एक प्रयागराज, मतलब प्रयागराज में एक यूनिवर्सिटी है आपकी रज्जू भैया प्रोफेसर, उसके लिए उसका भी यही सिलेबस है। ठीक है, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है उसका जो केंद्रीय विश्वविद्यालय उसका थोड़ा सिलेबस चेंज, थोड़ा सा, बाकी आपको सब यही सिलेबस देखने को मिलेगा। नया सिलेबस जो आया बड़ा ज़बरदस्त सिलेबस है। आप अगर इस सिलेबस को पढ़ लेंगे तो आपका नेट जेआरएफ तो एकदम से जान लीजिए कि आपके हाथ में है। ये जो आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें पाठ्यक्रम में, ये बेसिकली खास करके भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में, तो भारतीय काव्य शास्त्र और साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना के बारे में आपको जानना है। साहित्य शास्त्र बेसिकली होता क्या है, 1 मिनट में मैं आपको ऐसे समझा दूंगा, फिर सिलेबस पर चलेंगे, आपको और बेटर तरीके समझ में आएगा। देखें, काव्य शास्त्र की या साहित्य शास्त्र बात एक ही होती है। जब हम काव्य शास्त्र की बात करते हैं तो हम संस्कृत में चले जाते हैं डायरेक्ट, लेकिन जब हम साहित्य शास्त्र की बात करते हैं तो संस्कृत से लेकर के और हिंदी में आते हैं। यानी बेसिकली साहित्य की परंपरा जो शुरू हुई हिंदी में, या साहित्य के नियमों की जो परंपरा शुरू हुई, वो नियमों की परंपरा वो संस्कृत से ही आई है। यानी संस्कृत के जो नियम कायदे हैं कि कैसे कविता लिखनी चाहिए,
कैसे कविता में अलंकार का प्रयोग करना है, कैसे रस, छंद, रीति, वक्रोक्ति, ऐसे तमाम प्रकार के पहलुओं का प्रयोग कैसे करना है, यति, ऐसे तमाम प्रकार के जो फैक्टर्स होंगे, जो एक प्रकार से टर्म्स होंगे, उनका प्रयोग किस तरीके से किन मुद्दों पर कैसे कैसे करना है, किन किन परिस्थितियों में कौन कौन से इमोशंस डालने होते हैं कविता में, ये तमाम प्रकार की जानकारी, और कौन कौन से कविता के दोष होते हैं, किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके कविता या रचना करी जाती है, एक लेखक या एक कवि का क्या कर्तव्य होता है। चूँकि उस समय लेखक नहीं होते थे, कवि होते थे, ठीक है। इसीलिए कवि की अगर बात करें तो एक कविता का कर्म क्या होना चाहिए, कविता या कवि का एक प्रकार से कर्म क्या होना चाहिए, इसको लेकर के तमाम प्रकार के लोगों ने कहा कि केवल मनोरंजन ना ही कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें और भी चीज़ें होनी चाहिए, उसमें समाज के बारे में होना चाहिए, ऐसा तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में। तो साहित्य शास्त्र बेसिकली ये बताता है हमको कि कविता कैसे करनी है, कविता क्यों करनी है, कविता किस उद्देश्य को ध्यान में रख के करना है, कविता करी जाती तो उसका क्या परिणाम निकलता है, ऐसे तमाम पर कविता रची कैसे जाती है, यही सभी जानकारी हमको देखनी है। ये साहित्य शास्त्र होता है। हिंदी आलोचना उसके बाद में दूसरा टर्म्स इसी सिलेबस का बता दूं आपको, ये सिलेबस जो है हिंदी आलोचना, मतलब कि ये जो काव्य शास्त्र है या साहित्य शास्त्र है, साहित्य शास्त्र पहले हम संस्कृत साहित्य शास्त्र के बारे में देखेंगे। क्योंकि संस्कृत से अगर बात करें, सबसे पहली भाषा जो एक प्रकार से है हिंदी के वो वाली हिंदी भारोपीय परिवार की संस्कृत है। संस्कृत से बनी कौन सी भाषा भैया? संस्कृत से बनी पाली। पाली से बनी कौन सी भाषा? पाली से बनी आपकी प्राकृत भाषा। प्राकृत से कौन सी बनी? अपभ्रंश बनी। कौन सी बनी? अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। तो संस्कृत का बिगड़ा पाली, पाली का बिगड़ा प्राकृत, प्राकृत का बिगड़ा अपभ्रंश, ऐसे अपभ्रंश से बनी एक प्रकार से हिंदी, ठीक है। बीच में एक प्रकार से कहीं कहीं पर अपभ्रंश और हिंदी के मध्य की कड़ी की काम करती अवहट्टी भाषा, ठीक है, अवहट्टी भाषा, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, अवहट्टी भाषा बेसिकली गवई भाषा थी तो उसका ज़्यादा उल्लेख मिलता नहीं है। अब इसी अपभ्रंश में कई सारे अपभ्रंश, और सेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, ये सब चल करके आप 6 सेमेस्टर में पढ़ेंगे। वैसे मैंने इसको कई बार समझा भी रखा है। तो इस तरीके से मतलब कि संस्कृत भाषा, जिसमें संस्कृत भाषा को लेकर के कहा भी जाता है कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादेपि शुभाषितम, यानी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, देववाणी कही जाती है। इसमें जो काव्य वर्णित हैं, रस, छंद, अलंकार, सब बहुत ज़बरदस्त हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र या हिंदी काव्य शास्त्र की जब हम शुरुआत करते हैं, बेसिकली भारतीय काव्य शास्त्र। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। पहली तो साहित्य शास्त्र में एक भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, या भारतीय साहित्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र बेसिकली एक प्रकार से मतलब संस्कृत काव्य शास्त्र, ठीक है। उसके बाद में जो आपका सेकंड पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा पाश्चात्य विचारक। क्योंकि पाश्चात्य विचारकों में जैसे कि एक प्रकार से टी.एस. इलियट हो गए, अरस्तु हो गए, प्लेटो हो गए, ठीक है, ऐसे एक प्रकार से और भी तमाम सारे विद्वान हैं जिन्होंने एक प्रकार से अपने अपने निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, या टी.एस. इलियट वगैरह टी.एस. इलियट का ही है, ऐसे ही और भी औचित्य का सिद्धांत, औचित्य पूर्णता का, ऐसे कई विद्वानों ने, रिचर्ड्स, ठीक है, ऐसे कई विद्वान आए हैं जिन्होंने एक प्रकार से पाश्चात्य जगत में या अंग्रेजी वाले इरा में या जो पश्चिम के देश हैं वहाँ पर जो भाषा चलती है वहाँ का कैसे कविता होती है, क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है, वो सब वो लोग भी बताते हैं। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हम पाश्चात्य मतलब भारतीय काव्य शास्त्र देखेंगे, जिसमें हम 6 काव्य शास्त्रियों के बारे में बेसिकली हमको जानना होता है। चूँकि 6 संप्रदाय हुए हैं भारत में। जैसे पहला है आपका रस संप्रदाय, अभी हम आगे चलकर समझेंगे। फिर उसके बाद में रस के बाद में आपका जैसे रीति संप्रदाय हो गया, फिर अलंकार संप्रदाय है, वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, ठीक है। ये सब संप्रदाय हैं। ये लगभग आप देखेंगे 1500 वर्षों का एक प्रकार से 1500 वर्षों का समय काल विकसित होने का इन सभी सिद्धांतों का रहा है। भरत मुनि से शुरुआत होती है और आनंदवर्धन तक आकर के एक प्रकार से जो भारतीय काव्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र पढ़ते हैं हम, वो एकदम से प्रफुल्लित और एकदम से संस्कृत वाला जो है एकदम सामने आता है। फिर उसके बाद में जो रीतिकालीन आचार्य हैं उन्होंने एक प्रकार से बड़ा काम किया है इसको लेकर के, जैसे कि जिसमें केशवदास का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन चीज़ों के बारे में समझेंगे हम काव्य शास्त्र। तो ये बेसिकली काव्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र यही होता है। काव्य शास्त्र कहेंगे तो केवल कविता का बोध होता है, लेकिन जब आप साहित्य शास्त्र की बात करते हैं तो कविता और गद्य दोनों की बात होती है। क्योंकि संस्कृत में गद्य का विकास तब भी हो चुका था, लेकिन हिंदी में गद्य का विकास नहीं हुआ था। हिंदी में गद्य का विकास कब होता है, जब हिंदी 3rd सेमेस्टर में मैं पढ़ा रहा था हिंदी गद्य, उसमें मैंने बताया था कि आपको 1850 के बाद में भारतेंदु युग में आकर के गद्य काल की शुरुआत होती है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे महान विद्वान ने गद्य काल कहा आधुनिक काल को, ठीक है, यानी 1850 के बाद वाले काल को गद्य काल का, चूंकि गद्य का प्रादुर्भाव जो हुआ उसी दौरान हुआ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें
अब इसके बाद में जो सेकंड टर्म आपका यहाँ पर आता है वो आता है आलोचना का, हिंदी आलोचना। आलोचना तो सिलेबस इसका बड़ा लंबा है। हिंदी साहित्य मतलब साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना का सिलेबस बहुत जटिल भी है और बहुत लंबा भी है। अब यही मान लो कि अभी तक जितना आप पढ़ते आए हो हिंदी में, सबसे कठिन अगर कोई हिंदी आपको मिलेगी तो ये 5th सेमेस्टर का यही पेपर मिलेगा साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना का। इससे कठिन मेरे हिसाब से आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता। कठिन हालांकि ये भी नहीं है, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल खुल करके बहुत ही आसान भाषा में आपकी अपनी भाषा में समझाने का प्रयास इन मुद्दों को करूंगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आलोचना में बेसिकली तमाम प्रकार के आलोचक हुए हैं, उन्हीं आलोचकों के बारे में समझेंगे। आलोचक वह व्यक्ति होता है एक प्रकार से जो अच्छाई और बुराई को बताता है किसी रचना की, किसी घटना की और किसी व्यक्ति की, किसी कवि के, किसी लेखक के। ठीक है, तो हिंदी आलोचना में जैसे सभी को पता होगा सबसे जो महान नाम है वो है आचार्य शुक्ल जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो जानने का प्रयास करेंगे सभी के बारे में, उनके सभी के सिद्धांत, आलोचना पद्धति क्या रही है, सब कुछ। यानी सिलेबस आपका बड़ा ब्रॉड है। जैसे हम BHU से हिंदी साहित्य से MA मैंने किया, तो उस दौरान वहाँ के सिलेबस में अगर देखेंगे तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र का एक पेपर अलग होता था, भारतीय काव्यशास्त्र का एक पेपर अलग होता था। ऐसे ही एक प्रकार से इसमें जो हिंदी आलोचना का है ये पेपर अलग होता था, यानी 3 पेपर इसमें बनाए जाते थे BHU ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन नई शिक्षा नीति में 5th सेमेस्टर में ही सारा का सारा एक ही पेपर में दे दिया गया है। तो आप सोचो, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक प्रकार से पढ़ें और इन चीज़ों को समझ लें। ये आप अगर ने क्रॉस कर लिया तो हिंदी में आपको कोई नहीं रोक पाएगा, हिंदी से आप नेट 11 PhD सब कर पाएंगे। ठीक है, चले 8 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ होता है। पहला जो इकाई है उसमें आपको भारतीय काव्यशास्त्र के बारे में जानना पड़ेगा। भारतीय काव्यशास्त्र में पहले भारतीय काव्यशास्त्र का परिचय हम देखेंगे। अब भारतीय काव्यशास्त्र का जो पहला चैप्टर आपको मिलेगा, पहले चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, काव्य प्रयोजन। काव्य का प्रयोजन क्या होता है, काव्य क्यों किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से मैं समझाऊंगा। हालांकि व्हाइट बोर्ड पर मैंने इस क्लास को लिया है, आप अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। बाकी मैं फिर से नेक्स्ट क्लास देने का प्रयास करूँगा, चाहूँगा कि चैप्टर वाइज वीडियोज़ सारी मात्रा में सभी की जो लगभग मैं करवा दूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी। तो काव्य प्रयोजन हो गया। सेकंड है आपका काव्य लक्षण। ठीक है, और थर्ड आपका जो चैप्टर है काव्य लक्षण, मतलब कि काव्य की क्या क्या विशेषताएं वगैरह होती हैं, सारी चीज़ें। अब काव्य के लक्षण के बारे में पाश्चात्य विचारकों ने क्या कहा, बेसिकली भारतीय काव्यशास्त्रियों ने क्या कहा, जिसमें संस्कृत के और हिंदी के, इनके बारे में जानेंगे। फिर काव्य हेतु, ठीक है, काव्य को करने में कौन कौन सी चीज़ें सहायक होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मोटिवेट करती हैं हमको किसी काव्य को लिखने में। ठीक है, तो वो एक प्रकार से जो चीज़ें होती हैं जैसे मोटिवेशन वगैरह हो गई, तो ये एक प्रकार से काव्य हेतु कहे जाते हैं। इसके बारे में जानेंगे तीसरे चैप्टर में। चौथे चैप्टर में हम लोग देखेंगे काव्य का स्वरूप, यानी काव्य का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्वरूप कैसा होता है, काव्य में किन किन तत्वों का समावेश होता है, बहुत ही बारीकी के साथ जानने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल घबराएं मत आप। ठीक है, चले। इसके अलावा जो पांचवा आपका है वो होगा काव्य की आत्मा। काव्य की आत्मा, बेसिकली काव्य की आत्मा को लेकर के बड़ा डिबेट रहा है, विद्वानों में खंडन मंडन की प्रक्रिया चलती रही है वर्षों से। लगातार एक प्रकार से काव्य की आत्मा को लेकर के बड़ा एक प्रकार से द्वंद्व रहा है। किसी ने कहा कि काव्य की एक प्रकार से आत्मा रस होती है, जैसे रसस्यते असो इति रसाः, जो एक प्रकार से क्या करता है, मन को आह्लादित कर देता है, मन को मंत्र मुग्ध कर देता है। एक प्रकार से रस बेसिकली केवल मुग्धता ही प्रदान नहीं करता है, वो अनुभूति देता है। अब अनुभूति वो आपकी हंसी भी हो सकती है और एक प्रकार से विलाप भी हो सकता है, जैसे करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। ये एक प्रकार से विलाप करुण रस यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। ऐसे ही आप देखेंगे जो है आपका जैसे राम जी, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर आप देखेंगे वियोग श्रृंगार। श्रृंगार के भी 2 भाग होते, संयोग और वियोग। तो रस ये होता है, तो रस, अलंकार, छंद, ये सब एक प्रकार से इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो काव्य की आत्मा को लेकर कुछ विद्वान कहते हैं कि काव्य की आत्मा रस है, कुछ कहते हैं काव्य की आत्मा अलंकार है, कुछ कहते हैं काव्य की आत्मा रीति है, कुछ कहेंगे काव्य की आत्मा ध्वनि है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग विद्वान कुछ औचित्य को बताएंगे। तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से कहा कि काव्य की आत्मा ये होती है। ठीक है, अब वो हम बताएंगे आपको जब ये समझेंगे कि क्या बेटर होगा, क्या सबसे ज़बरदस्त होगा, सारी चीज़ें समझेंगे। ओके, चले फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। मज़ा आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपको देता रहूँगा। द्वितीय इकाई में पहुँचेंगे महोदय। द्वितीय इकाई में हम लोग क्या देखेंगे, भारतीय काव्य सिद्धांत के बारे में, यानी भारतीय काव्य सिद्धांत जो एक प्रकार से दिए गए,
जो एक प्रकार से भारत में एक प्रकार से जाने जाते हैं, इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हैं। जैसे कि पहला संप्रदाय जो आता है बेसिकली वो आता है अपना रस संप्रदाय। पहला संप्रदाय कौन सा है? रस संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय बाद में आएगा। मैं पहले संप्रदाय की बात करता हूँ। रस संप्रदाय को दिया किसने? भरत मुनि ने। किसने दिया भैया? भरत मुनि। भरत मुनि की अगर बात की, बड़े विद्वान आदमी हैं। तो भरत मुनि एक प्रकार से नाट्यशास्त्र नाम की एक पुस्तक होती है, उसकी रचना करते हैं। उस पुस्तक में उन्होंने काव्य की आत्मा को रस कहा कि काव्य की आत्मा रस होती है। रसस्ते असो इति रसः, इन्होंने ही कहा। रस को एक प्रकार से काव्य की आत्मा के रूप में स्थापित किया। रस सिद्धांत के बाद में दूसरा आता है वो है रीति सिद्धांत। रीति सिद्धांत के प्रणेता हैं आचार्य बामन। ठीक है, ऐसे ही अलंकार संप्रदाय की अगर बात की जाए, अलंकार संप्रदाय के आचार्य में कई सारे आचार्य का नाम आता है। आचार्य भामह बेसिकली इसके जो हैं, भामह जो हैं इसके प्रणेता रहे हैं। ठीक है, रीति के बामन नाम के आचार्य हैं सब। आचार्य बामन, आचार्य भामह, आचार्य भरत मुनि। वक्रोक्ति एक प्रकार से बेसिकली अब यहाँ पर देखें ध्वनि संप्रदाय के एक प्रकार से जो रहे हैं उनका नाम है आनंदवर्धन। ठीक है, आनंदवर्धन। अब एक प्रकार से इन दोनों में औचित्य सिद्धांत और वक्रोक्ति सिद्धांत, क्षेमेंद्र और एक लोग और हैं। ठीक है, इन दोनों ने दिया है। बेसिकली हम इन 6 चैप्टर्स के माध्यम से, चूँकि 6 ही सिद्धांत हैं बेसिकली भारतीय काव्य शास्त्र में, इन्हीं 6 सिद्धांतों को हम लोग समझेंगे। अलंकार संप्रदाय, ठीक है, रस संप्रदाय और वक्रोक्ति सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत ये, और रीति, ध्वनि और औचित्य, ये सभी के बारे में, और तीनों इन सभी में क्या क्या चीज़ें बताएगी पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे इकाई नंबर 2 में। ठीक है, इसके बाद में अभी यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ। ठीक है, आगे देखेंगे। थर्ड नंबर इकाई में हम पहुँचेंगे। थर्ड नंबर इकाई में हमको क्या देखना है? थर्ड इकाई में हम लोग देखेंगे महोदय थर्ड इकाई में साहित्य शास्त्रीय अवधारणाएं, तमाम प्रकार की जो साहित्य शास्त्र की अवधारणाएं हैं साहित्य शास्त्र में, जैसे कि काव्य रूप किसे कहते हैं, काव्य रूप क्या होते हैं, शब्द शक्ति किसे कहते हैं। शब्द शक्ति मतलब जिसमें शब्द में जैसे कि अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती हैं, पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा काव्य गुण, काव्य दोष कहते हैं, काव्य में जो क्वालिटी होती है, क्या विशेषताएं काव्य की होती हैं, काव्य में कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। काव्य दोष यानी काव्य में कौन सी चीज़ से बचना चाहिए, क्या क्या चीज़ें अगर हो जाती है तो दोष माना जाता है काव्य में। जैसे पुनरुक्ति दोष होता है, अर्थ दोष होता है, शब्द दोष कभी कभी होता है। ठीक है, व्याकरणिक दोष होता है, तो तमाम प्रकार के दोष होते हैं, तो या उच्चारण संबंधी दोष होता है। तो ये साहित्य शास्त्रीय अवधारणाएं हैं जिनके 4 चैप्टर्स के माध्यम से काव्य रूप, शब्द शक्ति, काव्य गुण और काव्य दोष, यहाँ से प्रश्न आते हैं। मैं डिटेल में आपको यहाँ की जानकारी दे दूंगा। ठीक है, इसके बाद में इकाई नंबर 4 में हम पहुंचेंगे। इकाई नंबर 4 में नाट्यशास्त्र के बारे में जानने वाले हैं। नाट्यशास्त्र बेसिकली एक पुस्तक है। इस पुस्तक को लिखा किसने है? इस पुस्तक को लिखा है आचार्य भरत मुनि ने। किसने लिखा है? भरत मुनि ने का नाम आप लोगों ने सुना होगा। भरत मुनि की ये पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है भरत मुनि की। नाट्यशास्त्र में उन्होंने कई चीज़ों के बारे में बताया है। नाट्यशास्त्र बेसिकली हमको डिटेल में जानना होगा। ठीक है, तो नाट्यशास्त्र के बारे में हम इकाई नंबर 5 में देखेंगे। नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र में भारतीय नाट्यशास्त्र का सामान्य परिचय देखेंगे, यानी नाटक वगैरह जो रूपक लिखे जा रहे थे उसमें क्या क्या चीज़ें थी, नाटक में कौन कौन चीज़ें शामिल होती थी, नाटक की विशेषताएं, नाटक की अवधारणा, सब कुछ विस्तार से हम देखेंगे। इसमें वृत्ति क्या होती है, वृत्ति के बारे में समझेंगे। वृत्ति मतलब जो मन की एक प्रकार से जो तरंगें होती है, मन क्या कह रहा होता है। वृत्ति मतलब एक प्रकार से बेसिकली जो इच्छा होती है, मन क्या कह रहा है, कि मन कह रहा है कि आज छेना खाई बढ़िया बढ़िया, तो वो आपकी वृत्ति है। तो वृत्ति के बारे में अभिनय यानी कि जो एक प्रकार से कला होती है उसको प्रदर्शित करना अभिनय कहलाता है। ठीक है, ऐसे कथा यानी स्टोरी क्या है, नायिका कौन हो सकती है, नायिका कौन होता है, नायिका कितने प्रकार की होती है, मुग्धा। ठीक है, और इस तमाम प्रकार की नायिकाएं होती हैं। तो नायिका का पूरा वर्गीकरण देखेंगे, कई आधार पर नायिकाओं का वर्गीकरण किया गया है। जब नायिकाओं का वर्गीकरण देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, और मैं सोचूंगा कि मैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हों उनकी वीडियोज़ आपको ज़रूर पहुँचा दी जाएँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा रूपक, रूपक भी एक प्रकार से नाटक का ही एक रूप होता है। रूपक क्या है? फिर नेता या नायक, नायक एक प्रकार जिसमें धीरोदात्त, धीरोद्वय, तमाम प्रकार के नायक होते हैं। हीरो जिसको आप बोलते हैं, तो हीरो के बारे में समझें कि हीरो की क्वालिटी क्या होती है, किस प्रकार का हीरो, कैसे क्या होता है, सारी जानकारी। रंगमंची विशेषताएं, यानी एक अगर किसी व्यक्ति को कोई कला प्रदर्शित करनी है रंगमंच पर आकर के, पहले चूँकि नाटक वगैरह एक प्रकार से मंचन किए जाते थे, ठीक है, अलग अलग स्थानों पर, तो उसका मंचन करने की क्या विशेषताएं, क्या चीज़ें होती हैं, सारी डिटेल में जानकारी जो है हम यहाँ पर आपको देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट इकाई के बारे में देखेंगे, 5वीं इकाई।
5वीं इकाई भैया पाश्चात्य काव्यशास्त्र। तो ये भारतीय काव्यशास्त्र हम लोगों ने इकाई नंबर 4 तक देख लिया। 5वें में हम लोग पाश्चात्य काव्यशास्त्र के बारे में जानेंगे, जिसमें बेसिकली ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, कुछ विद्वानों के बारे में पढ़ना, लगभग 4-5 विद्वानों के बारे में। जैसे अरस्तु जो है, इनका एक अनुकरण का सिद्धांत है और एक विरेचन का सिद्धांत है। तो अनुकरण का सिद्धांत क्या और विरेचन का सिद्धांत क्या, इन दोनों सिद्धांतों को हम समझेंगे जो अरस्तु ने दिए हैं। ठीक है। इसके बाद में कॉलेरिज ये विदेशी विद्वान है। इन्होंने कल्पना और फैंटेंसी की थ्योरी दी है, सिद्धांत दिया है। ठीक है। कल्पना और फैंटेंसी के माध्यम से काव्य लिखे जाते हैं, ऐसा इनका मानना है। तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी मैं दूंगा, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में आए हैं। ठीक है। और इसके अलावा वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत है। तो काव्य भाषा सिद्धांत के बारे में समझेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। इसके बाद में रिचर्ड्स का जो संप्रेषण का सिद्धांत है, उसके बारे में जानेंगे, क्या है संप्रेषण का सिद्धांत, क्या जो मोटिवेट करता है उसको लेकर के लोग कविता करते हैं। पूरी जानकारी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद में जो अगला चैप्टर आपका आएगा, उसमें हम टी.एस. इलियट, बड़े विद्वान आदमी थे, इन्होंने निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के बारे में समझेंगे, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय भी आते रहते हैं। तो ये चैप्टर आप मतलब ये इकाई आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, इसको भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। इसके बाद में इकाई नंबर 6 में पहुँचेंगे। इकाई नंबर 6 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इकाई नंबर 6 में हिंदी आलोचना का इतिहास और सैद्धांतिकी के बारे में जानेंगे। यानी कि हिंदी आलोचना अब आ गई, अब हिंदी आलोचना का क्या इतिहास रहा है, कब से हिंदी आलोचना की शुरुआत होती है हिंदी में। ठीक है। आलोचना कब से शुरू हुई, इसका सिद्धांत, इसमें किन किन सिद्धांतों पर काम करते हुए आलोचना लोग करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो हिंदी आलोचना का पहले विकास देखेंगे कि हिंदी आलोचना का विकास, उद्भव कैसे हुआ। फिर इसके बाद में सैद्धांतिक आलोचना किसे कहते हैं। ठीक है। स्वच्छंदतावादी आलोचना क्या है, मनोविश्लेषणवादी आलोचना क्या है, मार्क्सवादी आलोचना क्या है। तो ये सब विचारधाराएं, मार्क्सवाद, ठीक है, स्वच्छंदतावाद, मनोविश्लेषणवाद, ये एक प्रकार से आप देखिए मनोविश्लेषणवाद में जैसे आगे जो है जैनेंद्र कुमार। मनोविश्लेषणवाद बेसिकली सिगमंड फ्रायड नाम के एक व्यक्ति थे। सिगमंड फ्रायड जो है विदेशी व्यक्ति हैं, इन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया। जो हिंदी में अगर आप देखेंगे तो प्रयोगवाद जो विचारधारा आती है हिंदी में, प्रयोगवाद विचारधारा बेसिकली आज्ञे के नेतृत्व में 1943 ईस्वी में प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। तो प्रथम तार सप्तक के प्रकाशन में क्या हुआ, प्रथम तार सप्तक के प्रकाशन के साथ साथ क्या हुआ भैया, प्रथम तार सप्तक के प्रकाशन के साथ साथ क्या हुआ कि एक प्रकार से 7 कवि थे जिनकी कविताएं सप्तक में प्रकाशित हुआ करती थीं। ठीक है। और इसमें जो कविताएं संकलित हुई वो एक प्रकार से एक ही विचारधारा को लेकर के थीं, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, प्रयोगवाद। और बेसिकली ये एक प्रकार से जो रचनाएं थीं वो मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित थीं। ठीक है। तो ये हो गया प्रयोगवाद। प्रगतिवाद इससे पहले था। प्रगतिवाद में आप देखेंगे तो मार्क्सवाद एक प्रकार से हावी रहता है। प्रगतिवाद ये देखिए 1954 तक ये रहता है। ठीक है। प्रयोगवाद हिंदी में 1936 से लेकर के 1943 तक आप देखेंगे ये प्रगतिवाद यानी मार्क्सवाद का जो है युग रहा। हालांकि मार्क्सवाद का कुछ प्रभाव आपको यहाँ पर भी दिखेगा। ठीक है। चूँकि पूरा प्रभाव तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हाँ एक नई विचारधारा जब आ जाती है तो उसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है। तो ये सभी सिद्धांतों के बारे में हम समझेंगे, कौन कौन से विचारक रहे जो कि किन किन मतलब कि विचारकों को मार्क्सवादी आलोचक थोड़ा ज़्यादा रहे हैं। ठीक है। सभी के बारे में समझेंगे, तो ये सब हम लोग समझेंगे ये। इसके बाद में अगला 7वीं इकाई समीक्षा की विचारधारा। समीक्षा किसे कहते हैं, समीक्षा के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा कि हिंदी समीक्षा का उद्भव और विकास कैसे हुआ। जिसमें नई समीक्षा क्या है, नई समीक्षा के बारे में समझेंगे। नवशास्त्रवाद विचारधारा के बारे में जानेंगे। यथार्थवाद क्या है, ठीक है, अभिजात्यवाद और नव अभिजात्यवाद क्या है, पूरा विस्तार से सब विचारधाराएं हैं जो कि भारतीय समीक्षा को लेकर के। समीक्षा का एक प्रकार से मतलब होता है कि एक प्रकार से आलोचना से थोड़ा सा ऊंचे, यानी कि आलोचना में थोड़ा सा बुराई के पक्ष में ज़्यादा होता है, किसी को रगड़ने के लिए एक प्रकार से आलोचना हो सकता है की जाती हो। लेकिन आलोचना के साथ साथ जब समीक्षा होती है, समीक्षा मतलब कि दोनों पहलुओं पर एकदम बराबर टाइप से एकदम से मतलब जो एग्जैक्ट है उसको एक प्रकार से उसी तरीके से करना, या उसको एक प्रकार जो कमी है उसको बताना, अच्छाई है उसको भी उतने ही सही तरीके से, उतने ही कुशलता से, उतनी ही सटीकता से बताने का प्रयास करना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो नई समीक्षा, यथार्थवाद, अभिजात्यवाद, नव अभिजात्यवाद, नवशास्त्रवाद, कलावाद, ये सब समीक्षा की विचारधारा है। समीक्षा ऐसे इन सभी चीज़ों पर। एक बिंबवाद होता है। बिंबवाद क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं हमने कहा कि जैसे कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तो ऐसे मैंने कहा।
अब यहाँ पर आपके दिमाग में चीज़ें चल रही होंगी कि ये एक प्रकार से गुरुजी कैसा उदाहरण है। ये उदाहरण ऐसा है महोदय कि इसको सुनने के बाद में आपके दिमाग में, जैसे मैंने कहा, कौन हो तुम बसंत के दूत, तुरंत बसंत का मौसम आपको याद आता होगा और हरी हरी पत्ती आपको पेड़ पे दिखने लगती होगी। झूला उला मतलब कि एक प्रकार से बसंत में कल्ले छोटे छोटे एक प्रकार से जो हरे हरे कल्ले निकलने शुरू हो गए होंगे पेड़ पे, छोटी छोटी पत्तियाँ। इसके अलावा बिरस्पत झड़ में तो सुकुमार पत्तियाँ गिरती दिखने लगी होंगी आपको। ठीक है, तो यानी कि जब भी कोई कविता या कोई रचना कोई व्यक्ति पढ़ता है पाठक, तो उसको पढ़ने के बाद में तुरंत वो सीन जो लिखी होती है वो उसकी आंखों के सामने इमेजिन करने लगता है, वो सीन चलने लगता है उसकी आंखों के सामने। तो वो एक प्रकार से बिंब विधान होता है। बिंब विधान बेसिकली एक प्रकार से कविता में जो लिखी बातें उसी का प्रतिबिंब आपके नज़रों के एक प्रकार से अंदर जो आंतरिक नज़रें हैं उसके सामने ला करके प्रकट कर देता है, वो होता है बिंब विधान। तो बिंब विधान एक समीक्षा का भी एक प्रकार सिद्धांत रहा। बिंबवाद, उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा प्रतीकवाद, प्रतीक मतलब होता है कि जैसे कि इंडिकेट करके, जैसे किसी का नाम, जैसे कि मान लेते हैं मेरा नाम शिवम शुक्ला है, तो मैं एक प्रकार से केवल ऐसे एक इशारे में कि एस एस बोल दूँ। ठीक है, ऐसे प्रतीक होता है छोटा सा, तो वो चीज़ है। ठीक है, अभी इसके अलावा विखंडनवाद का सिद्धांत देखेंगे, संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद। उत्तर माने होता है बाद में, किसके, संरचनावाद के बाद की विचारधारा उत्तर संरचनावाद के नाम से जानी जाती है। तो पूरब माने पहले, उत्तर माने बाद में, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये हो गई इकाई नंबर आपकी 7। इसके बाद में लास्ट इकाई हम देखेंगे, इकाई नंबर 8। अब इसमें जानते हैं कि आखिरकार इसमें क्या हमको देखना है। देखें, आलोचक और आलोचना दृष्टि हमको देखनी है कि विभिन्न आलोचक जो हमको पढ़ने, विभिन्न आलोचकों के बारे में, और उनकी आलोचना दृष्टि जो रही है वो कैसी रही। चूँकि यहाँ से आपसे कई प्रश्न परीक्षा में पूछेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इन दिस सिलेबस। ठीक है, यानी कि ये सबसे महत्वपूर्ण इकाई है आपके पाठ्यक्रम की। क्लियर, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। पिछले जो है 6-7 वर्षों से आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बिल्कुल आप ट्रस्ट करके पढ़ सकते हैं। और सिलेबस अगर आपने सही तरीके से नहीं समझा तो आपने कुछ नहीं समझा, इसीलिए सिलेबस पर थोड़ा सा टाइम मैं लेता हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जितने अधिक आप लाइक करेंगे उसी अकॉर्डिंग मैं एक प्रकार से मेहनत करूँगा और आपके लिए इन चैप्टर्स की वीडियोज़ लाने का प्रयास करूँगा। देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपका नाम आएगा आचार्य शुक्ल जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, इन्होंने एक प्रकार से काव्य में लोक मंगल की, यानी लोक मंगल की जो दृष्टि रही इनकी, काव्य में लोक मंगल की भावना की बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो लोक मंगल की जो एक प्रकार से भावना है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। दूसरे विद्वान हैं आपके आलोचक, वो हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्य के उद्देश्य को एक प्रकार ध्यान में रख करके इन्होंने आलोचना करी कि साहित्य का क्या उद्देश्य होना चाहिए, उसको लेकर के मुंशी प्रेमचंद जी ने बड़ा काम किया, तो वो समझेंगे। इसके बाद में जयशंकर प्रसाद, इन्होंने छायावाद और यथार्थवाद की बात करी, इस पर आलोचना पुस्तक लिखी, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक अकेले हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य में ऐसे प्रतीत होते हैं, नजर आते हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों से काफ़ी हद तक मतलब कि सहमतता नहीं प्रदर्शित करते हैं। बाकी सारे विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक प्रकार से कुछ चीज़ों पर आपत्ति भी करते हैं। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक साहित्य पर नई मान्यताएं जो आई उसके बारे में लिखा। इसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र की अगर बात की तो मेरी साहित्यिक मान्यताएं, इस पर आलोचनाएं, मतलब ये आलोचना पुस्तक लिखी। रामविलास शर्मा की अगर बात की, तुलसी साहित्य में सामान्य विरोधी मूल्य, सामंत विरोधी जो मूल्य प्रदर्शित हुए हैं उसके बारे में बताया। रामविलास शर्मा जी बेसिकली आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों को आगे बढ़ाने वाले माने जाते हैं, लेकिन ये एक प्रकार से भारतीय मार्क्सवाद की बात करते हैं। मार्क्सवादी एक प्रकार से रहे हैं, लेकिन ये वैसे मार्क्सवादी नहीं रहे हैं जैसे लोग और मार्क्सवादी रहे हैं कि केवल नाम मात्र के मार्क्सवादी। ये एक प्रकार से उसको भारतीय धरातल में किस मार्क्सवाद की ज़रूरत है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, वो ऐसे नहीं विदेशों का सिक करके आकर के वैसे फाफा कोट रहे हैं, नहीं। नामवर सिंह की अगर बात की तो कहानी और नई, मतलब कहानी पर चर्चा करी इन्होंने, कहानी पर नई और पुरानी कहानी की तुलना बड़े अच्छे से करी है नामवर सिंह जी ने। और इसके अलावा गजानन माधव मुक्तिबोध, नई कविता का आत्मसंघर्ष। ठीक है, तो ये एक प्रकार से कुछ टॉपिक्स थे जो कि हिंदी आलोचना और आलोचक की दृष्टि, यानी कि आलोचना मतलब ये आलोचक है रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद प्रसाद, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध पूरा नाम है। तो इन सभी के बारे में हमको जानना है और एक प्रकार से इन सभी की जो विचारधाराएँ रही हैं, आलोचना पद्धति, आलोचना दृष्टि रही, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका बेसिकली सिलेबस जो है लगभग कंप्लीट हुआ। इस मतलब कंप्लीट क्या, मतलब सिलेबस डिस्कशन कंप्लीट हुआ, बाकी सिलेबस आगे चल करके हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, देखें
न्यू सिलेबस है ये 2024-25 की परीक्षाओं के लिए, जो आपने देखा अभी। अब समाजशास्त्र का जो आपका जो सिलेबस होगा वो आपका मिल जाएगा जल्दी। तो समाजशास्त्र में आपको पेपर 1 में क्या पढ़ना है? समाजशास्त्र के पेपर 1 में आपको पढ़ना है भैया क्लासिकल सोशोलॉजिकल थॉट, ठीक है। शास्त्रीय समाजशास्त्रीय विचारकों के बारे में या विचार के बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो पूरा विस्तार से हम जानेंगे। 5th सेमेस्टर का पहला पेपर यही आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान पद्धति आपको सेकंड पेपर में, बीए के 5th सेमेस्टर में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का दूसरा पेपर होता है, ठीक है। वो कौन सा होता है, ठीक है, यानी कि वो उसमें हो रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेस, ठीक है। सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान पद्धति के बारे में जानना है, उसका भी सिलेबस मैं डिस्कस कर दूंगा। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस, और हर एक सब्जेक्ट में 2-2 पेपर होंगे, तो दोनों का सिलेबस मैं डिस्कस कर दूंगा। और तुरंत ही आपकी क्लासेस प्रारंभ करवाने वाला हूं, तो बिल्कुल कहीं जाए ना और प्रारंभ करें, मतलब क्लास स्टार्ट कर दूँ मैं तो तुरंत आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर अभी आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर एक प्रकार से बहुत पीछे हो जाएंगे, और परीक्षा के अंतिम समय में जब आप आते हो और ये कमेंट करते हो कि लीजेंड वाचिंग ये वाला वीडियो, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे एक प्रकार से नहीं समझ पाते हैं रिवीजन क्लास में। क्योंकि रिवीजन क्लास उस रिवीजन जैसी होती है, सारे सिलेबस को एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाना होता है। तो ऐसे में मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप वीडियो को अभी से देखना प्रारंभ कर दें और पढ़ें अच्छे से। और बीए के क्षेत्र में, अगर बीए में आपने अच्छा कर लिया, आपको कहीं पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है भविष्य में, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।